स्वागत है साथियों, आप सबका हमारे घटना चक्र के 13वें दिन में। और मैं आपका एजुकेटर सुनील स्वागत करता है आपके आपके अपने चैनल सनडे पे। तो आज का जो हमारा पहला जो सब्जेक्ट होगा वो होगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न हमारा सुनील रहने का है। सूची एक, भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और सूची दो उसके वर्ष। वन संरक्षण अधिनियम, ये आया था हमारा 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया है 5 वर्ष। भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया है तो इसका निहितार्थ क्या है? इसे संरक्षण का सही स्तर प्राप्त होगा जैसा कि पाप होगा। तो कथन 1 बिल्कुल सही है यहाँ पे। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। प्रश्न, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता? घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा, जंगली भैंस। तो इन तीनों का ही शिकार नहीं किया जा सकता। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है जो वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करता है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ये 1980 में पारित किया गया। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो ये 1980 में अधिनियमित किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। कथन 2, वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे। तो इसका कथन केवल 2 सही होगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून में। वन्य अनुसंधान संस्थान स्थापित है देहरादून में। वन्य अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्था स्थित है देहरादून में। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की है 10 वर्ष के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFC के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ICFR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप का भारतीय वन अधिनियम 2017 में वृक्ष की परिभाषा से विलुप्त किया गया है? बांस को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार वन्य निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वनोपज है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी
वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। तो इसका कथन केवल 2 और 3 सही हो जाएगा। विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं, तो इसकी जो वर्तमान संख्या है वो 7.28%। निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के। चमोली के रेणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है शैक्षणिक तथा शोध संस्थाओं को, वन्य एवं वन्य जीव अधिकारियों को, वन्य जीव संरक्षणों को, या उपयुक्त में से सभी? तो ये सभी को दिया जाता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स स्थित है नई दिल्ली में। अमृत देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है वन्य एवं वन्य जीव की सुरक्षा के लिए। नेपाल एवं भारत में वन्य जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य है संरक्षण करना टाइगर का। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध पर रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय जनजाति हैं? तो ये गोंड और कोकुर्क हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो इसका कथन केवल 2 और 3 सही है। कथन पहला गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावास क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। भारत में पहली बार बेगा जनजाति को पर्यावास हैबिटेट अधिकार दिए गए। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए पर्यावरण अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है। तो इसका कथन केवल 1 और 2 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का कारण नहीं है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी में। वन संरक्षण से संबंधित वैश्विक प्रयास से जुड़े कुछ प्रश्न। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक कौन जानवर है? तो ये जाइंट पांडा है। विश्व जनजीवन दिवस माना जाता है, तो ये 3 मार्च को माना जाता है, परंतु इनमें से कोई भी सही नहीं है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन का महत्व है। इसका उद्देश्य नव परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतरराष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। यह विशिष्ट रूप से दक्षिण एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है तथा इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संस्थानों के बड़े हिस्से का नियंत्रण सुलभ कराता है। यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हेतु ऊर्ध्वगामी उपगम बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसका कथन 1 और 3 सही है। कथन दूसरा गलत है। वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित
में से कौन से कथन सही है? 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया। यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है। यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देश समुदाय द्वारा समर्थित है। भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। तो इसका कथन केवल 1, 2 और 4 है। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो ये जापान में है। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? भूटान में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना वर्ष 1961 में हुई। जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदनवन अभयारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइफोनोसोमिएसिस रोग रहा। यूकलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिक मित्र कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। तो इसका कथन केवल 1, 2 और 4 सही है। कथन 1, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि यूएनडी, यूएनसीडीएफ और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की। कथन, शहरी वनों को बढ़ाने और संक्षोभित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का 1 वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया। तो इसका कथन सही नहीं है, परंतु कथन दूसरा जो है वह सही है। किस देश में कुल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छिद्र है? तो सूरीनाम देश में। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था पिट्सबर्ग में। अभयारण्य जैव मंडल रिसर्च से जुड़े कुछ प्रश्न। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं घने जंगलों से। भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? तो ये वर्तमान में इसकी संख्या 110 से भी ऊपर है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1, तो अभी इनकी संख्या बदल चुकी है। 2018 का प्रश्न था। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम अब्राहम गंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है कर्नाटक राज्य में। बेतला पार्क कहाँ स्थित है? बेतला पार्क बिहार में स्थित है। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? गिर के जंगलों में। निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों में सम्मिलित नहीं है? घाना का शेर। दचिगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अंगुल व कश्मीरी स्टैग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। आरक्षित जैव क्षेत्रों के घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। वन्य प्राणी अभयारण्य में सीमित जीवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। केवल इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 3। भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भर एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? राष्ट्रीय उद्यानों में। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन 1,
कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है। कथन 2, कांगेर घाटी एक जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। कथन 3, कांगेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाबा नदी तक फैला हुआ है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा कथन 1, 2 और 3 सभी सही है। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। निम्नलिखित राज्यों में उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है। तो मध्य प्रदेश राज्य में इसकी संख्या सबसे सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या अधिकतम है? तो मध्य प्रदेश में है। भारत में किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के समकालीन एक और राज्य है जो जिनमें बराबर में राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है राष्ट्रीय उद्यान का राज्य? बांदीपुर कर्नाटक, राजाजी उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, पिन वैली जम्मू एवं कश्मीर। तो जो पिन वैली का जो है हमारा राष्ट्रीय उद्यान, यह जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश। सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? बाघ। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू और कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कोयला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर यही सही सुमेलित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? मन्नार की खाड़ी। कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं? लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नौक्रेक जीव मंडल रिजर्व गारो पहाड़ियां, लोकटक झील बरेल क्षेत्र, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान दफला पहाड़ियां। इसका कथन केवल एक सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संरक्षित क्षेत्र जिसके लिए जाने जाते हैं भितरकनिका उड़ीसा, लवन जल मगर, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, महान भारतीय सारंग, इराविकुलम केरला, हुल्लॉक गिबन। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें से केवल एक और दो ही सही सुमेलित। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान उद्यान से होकर बहने वाली नदी। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान गंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कावेरी। तो इनमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से जो नदी बहती है वो गंगा नहीं, वो राम गंगा। राष्ट्रीय उद्यान की सूची और उनसे जुड़े कुछ प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है नई दिल्ली में। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? बिहार में। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? इनमें सबसे पुराना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। भारत में अब स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। निम्न कथनों पर का परीक्षण करें और पूर्व से सही उत्तर ज्ञात करें। सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। थाईलैंड को पुराने समय में साय नाम से जाना जाता था। अष्टदिग्गज शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अष्टछाप भक्तों का एक समूह था जो आदि शंकर के शिष्य थे। तो इसका जो कथन हो जाएगा वो केवल
एक और दो हो जाएगा। शिवाजी के दरबार में जो थे वे अष्टप्रधान थे, अष्टदिग्गज। कृष्णदेव राय के दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश नहीं है, उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। सूची एक राष्ट्रीय उद्यान, सूची दो उसके राज्य। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटका, रोहला गिर नेशनल पार्क गुजरात, रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? राजस्थान राज्य में। सूची एक, सूची दो, सूची एक राज्य, सूची दो राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, असम मानस, उड़ीसा सिंपलीपाल, कर्नाटक बांदीपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। राष्ट्रीय पार्क एवं संरक्षण के लिए उनमें रखे हुए वन्य जीवों की सूची को पढ़िए। राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव, बांदीपुर बाघ अभयारण्य, काजीरंगा हाथी अभयारण्य, सुंदरबन एकल श्रृंग गैंडा अभयारण्य, सिंपलीपाल जैव मंडल एवं बाघ अभयारण्य। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। सुमेलित कीजिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मांडला, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सड़ोल, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर। तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा की उस प्रजाति को पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रदेश है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, गिर वन गुजरात, भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान, बांधवगढ़ सेंचुरी मध्य प्रदेश, काजीरंगा सेंचुरी असम। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। सूची एक राष्ट्रीय पार्क, सूची दो राज्य। पैचीगाम जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, सरिस्का राजस्थान, बांदीपुर कर्नाटका। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में नहीं, कर्नाटक राज्य। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद में कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। साइलेंट वैली, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, कान्हा। इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट, कान्हा, काजीरंगा, साइलेंट वैली। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है, बस्तर जिले। सूची एक राष्ट्रीय उद्यान, सूची दो राज्य। ईतांकी नागालैंड, बेतला मणिपुर, बेतला झारखंड, सिरोही मणिपुर, बुड़ी बुंडी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोई भी कूट इसका सही नहीं है। सूची एक राष्ट्रीय उद्यान, सूची दो राज्य। इंद्रावती छत्तीसगढ़, मोलैम राष्ट्रीय उद्यान गोवा, कालेसर हरियाणा, बेतला झारखंड। इसका सही उत्तर नहीं हुआ क्योंकि मोलैम गोवा में नहीं। सूची एक अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान और सूची दो मूल संरक्षित वन्य जीव। काजीरंगा गैंडा, गिर, शेर, सुंदरबन बाघ, पेरियार हाथी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल, ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह फ्लोटिंग
वनस्पति के युक्त अणु स्वयं होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जहाँ फफूंदी पाई जाती है, जिन्हें फुंडीज कहा जाता है। मिजोरम में स्थित फांगफुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसके यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल को घोषित किया, स्थित है हिमाचल प्रदेश में। सूची 1 राष्ट्रीय उद्यान, सूची 2 अवस्थिति। काजीरंगा, गोलघाट नवगांव, कुद्रेमुख, चिकमंगलूर, साइलेंट वैली शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पालघाट, पेंच घाटी, नागपुर। सही उत्तर हो जाएगा। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है, चमोली जनपद में। वह सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है गुड़गांव में। निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो भूटान देश। जैव मंडल रिसर्च रिजर्व से जुड़े कुछ प्रश्न। जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता के। भारत के सभी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें नहीं है? तो इनमें से कोई भी। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल निश्चय की सूची में नहीं है? कच्छ का रण। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन से अगस्त्यमाला जैव मंडल रिसर्च में आते हैं? तो ये नेयार, पिपयार, शीतद्रुणी वन्य प्राणी अभयारण्य और कलक्कड़ मुंदुथरई बाग रिजर्व, ये अगस्त्यमाला जैव मंडल रिजर्व में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है? तो नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत के जैव मंडल रिजर्व में हाल ही में एक और जुड़ा है, निम्न सूची में वह नवीनतम कौन सा है? तो फूल डेजर्ट। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? बायोस्फीयर रिजर्व, एडवर्ड यूएस। प्रमुख जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से जुड़े कुछ प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? तो कच्छ की खाड़ी। सूची 1 जैव मंडल स्थान, सूची 2 स्थापना वर्ष। नीलगिरी जैव मंडल स्थल, इसकी स्थापना 1986 में की गई। नंदा देवी, इसकी स्थापना 1988 में की गई। सुंदरबन 1979। कंचनजंगा 2000। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो नल्लामलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। सूची 1 जैव मंडल भंडार, सूची 2 अवस्थिति। नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय। मानस असम। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। अगस्तमलाई केरल। इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र? तो इनमें कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश नहीं, कंचनजंगा सिक्किम राज्य में। सूची 1 नोकरेक मेघालय। मानस असम। सिंपलीपाल उड़ीसा। अगस्तमलाई केरल। इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मानस मेघालय में नहीं, मानस जैव मंडल आगार ये
असम राज्य में अवस्थित है। सूची 1 जैवमंडल, सूची 2 राज्य, सिम्पलीपाल उड़ीसा, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, नोकरेक मेघालय, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला विषय हमारा सामान्य विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? अगला विषय हमारा सामान्य विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। तो कथन 2 सही नहीं है। किसी परमाणु का टूटना संलयन नहीं कहलाता। जुड़ना, नाभिक का जुड़ना नाभिकीय संलयन कहलाता है। कथन अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी, कारण उसे यह विश्वास था कि आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो ये दोनों ही कथन सही सत्य हैं और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण। निम्न कणों में कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? तो यह है माइक्रोवेव फोटोन। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? प्रोटॉन। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किसके से की जा सकती है? प्रस्फुकरण गणक। निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? एक्सरे। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? एक्सरे किरणें। सूर्य का ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, गुरुत्व संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से या नाभिकीय विखंडन से। तो ये केवल नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय के संयोजन के फलस्वरूप तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। सूर्य के से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया, तारों से ऊर्जा प्राप्त करना। तो तारों से ऊर्जा प्राप्त करना नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सोलर सेल और सौर सेल। सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया प्रवृत्ति धारा एसी का जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया विशिष्ट धारा डीसी का जनन करती है। भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है, किंतु प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं।
इसका कथन केवल एक सही होगा। सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों सरफेस पंप को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जनी समर्सिबल पंपों के लिए नहीं। सौर ऊर्जा का प्रयोग अप केंद्रीय पंपों सेंट्रीफ्यूगल पंप्स को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन पंप वालों के लिए नहीं। उसका कथन ना तो एक सही है और ना ही दो सही। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत प्रकाश वोल्टीय इकाई में प्रयोग में लाए लाए आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। तो इसका कथन ना तो एक सही है और ना ही दो सही। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग सोलर सेल में होता है। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल। फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से। नाभिकीय रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन संभव है क्योंकि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रिया में तुरंत हिस्सा लेते हैं। द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। विखंडन प्रक्रिया में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन आगे और विखंडन की शुरुआत करता है। तो इसका कथन केवल एक और तीन सही है। परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्टी। नाभिकीय संलयन रिएक्टर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। साधारणता उनकी टोकमैक डिजाइन होती है। वे बहुत अधिक ताप कर्म पर कार्य करते हैं। तो इसका कथन केवल एक और तीन सही है। ये नाभिकों के विखंडन नहीं, ये नाभिकों के संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, परमाणु बम में ये अनियंत्रित होती है। आधुनिक आयुर्विज्ञान वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधि नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरण के रूप में उभर रही हैं। यह वास्तव में रेडियो आइसोटोप्स है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। ये केरला के मोनोजाइट सैंड में मिलता है। और भी राज्य हैं जैसे झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। यहाँ के रेत में इसकी प्रचुर मात्रा है। यह रेडियोधर्मी तत्व जिसे भारतवर्ष में बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं, यह है थोरियम। कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की जरूरत पूरा करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है? प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार है। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है। तो इसके तीनों ही कथन सही है। भारत अंतरराष्ट्रीय ताप निविकीय प्रौद्योगिकी रिएक्टर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तत्कालिक लाभ क्या है? यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन फ्यूजन रिएक्टर का निर्माण कर सकता है जो अभी तक असंभव है। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के अतिरिक्त नया 4 एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है? इसका निहितार्थ है कि असैनिक परमाणु रिएक्टर के रक्षकों के अधीन आ जाते हैं। भारत में कुछ परमाणु रिएक्टर आईईए
IAEA सुरक्षा उपायों सेफगार्ड्स के अधीन रखे जाते हैं, जबकि अन्य सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते। तो कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग होता है और अन्य में घरेलू आपूर्तियों का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो ये कैडमियम है जो परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता। अणु शक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए। तो क्रोमियम। निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? तो हीलियम एक गैस है, ये ईंधन नहीं है, ये अक्रिय गैस है। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? कैल्शियम। किसका परमाणविक ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? लेड का। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। वहीं अगर हम हाइड्रोजन बम की बात करें तो उसका जो सिद्धांत है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, तो इसका केवल एक सही है। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, न कि विखंडन। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है। हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एल्बर्ट टेलर द्वारा। संविद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा, तो इसमें जो हमारा कुल समय लगेगा वह लगेगा 8 महीने का। किसी विघट नाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघट नाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह है 1/16। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव नहीं है? तो जर्कोनियम रेडियो एक्टिव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिकी स्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है कण, बीटा कण, गामा किरण, उपयुक्त सभी। अगर चालू नाभ के रिएक्टर में कंट्रोल क्षरों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। भारत का परमाणु संयंत्र प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? तो तारापुर। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। भारत के वर्तमान निदेशक कौन है? तो सन 2010 में भारत के जो वर्तमान निदेशक थे वह RK सिन्हा थे। अब जो है वो अजीत कुमार मोहंती हैं वर्तमान। ध्रुव पूर्णिमा और साइरस में क्या संबंध है? ये भारतीय शोध रिएक्टर है। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? यूरेनियम 238। कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई।
निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए: परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय, क्रूजल बोर्ड, हैवी वाटर बोर्ड, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड, भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, 1, 2, 3, 4। भारत में भारी जल बनाया जाता है ट्रॉम्बे में। सूची: परमाणु शक्ति केंद्र स्थित वाला राज्य: कलपक्कम, तमिलनाडु, नरोरा, उत्तर प्रदेश, काकरापार, गुजरात, ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र। सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर में नहीं, रावतभंडा में। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। परमाणु क्षेत्र संयंत्र स्थित है नरोड़ा में, घटिशीला में, नंगल में, कलपक्कम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 3, नरोड़ा और कलपक्कम में ही परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र फोर्थ चौथे भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? तो ये नरोड़ा में। वह परमाणु संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ स्थापित है कायगा में। तमिलनाडु के कुंडकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुई है? तो 6 इकाइयां। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है प्लूटोनियम। कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में क्या सत्य है? इसमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इसे में प्लूटोनियम कार्बाइड एवं प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोगित होता है। इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी, जिसका केवल 2 और 3 सही है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग लाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, भारी जल, समुद्री जल, द्रवित सोडियम। तो द्रवित सोडियम का उपयोग लाया जाता है। एक नाभिक के रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। नाभिक के रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट और साधारण जल दोनों को ही किया जाता है। नाभिक के संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक की तरह। नाभिक के रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? भारी पानी, सादा पानी। शीतोष्णतादी रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिक के रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अब दूसरे देशों को प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWRS निम्नलिखित निर्यात करने की स्थिति में इन रिएक्टरों की क्षमता होगी। रिएक्टर की क्षमता 220 मेगावाट और 540 मेगावाट होगी। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? तो कुंडकुलम की जो क्षमता है वो सबसे अधिकतम है। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? 11 मई 1998। मई 1998 में पोखरण में भारत के 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। बताइए पोखरण किस राज्य में है? ये राजस्थान राज्य में। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को।
कंप्यूटर का पिता जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर एलन ट्यूरिंग। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया ब्रिटेन में। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? जनरेशन। एक पेन ड्राइव है एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। माउस है इनपुट डिवाइस। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है माउस। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई। उस समय यह बना था लकड़ी का। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है सीपीयू में। अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर की किस पोर्ट पर लगाते हैं? यूएसबी पोर्ट। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति। आंकड़ों के विश्लेषण रखने के लिए सक्षम है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। पुराने प्रयुक्त कंप्यूटर या उनके पुर्जा के असंगत अव्यवस्थित निपटन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा ई अपशिष्ट के रूप के पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं? बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर, पारद, शीशा, प्लूटोनियम। तो किसी भी कंप्यूटर में प्लूटोनियम का उपयोग नहीं होता। तो जहां भी आपको 7वां ऑप्शन दिखे आप उसे कट कर दीजिए, हमारा उत्तर हो जाएगा। साधारण शब्दों में नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र इंटरनेट कहलाता है। सभी धीमी इंटरनेट कनेक्शन से सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो यह है डायल अप सर्विस। प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है गृह पृष्ठ, जिसे अंग्रेजी में होम पेज कहा जाता है। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहला पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। डैश अपने ब्राउज़र में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट की जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। इसे बुकमार्क कहा जाता है। इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो ये ट्री का उपयोग करता है। इंटरनेट कार्य करता है केवल पैकेट स्विचिंग पर। एमएस डॉस का सर्वप्रथम विमोचन जिस वर्ष में हुआ था वह था 1981। ब्लूटूथ का तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है? तो जो इसका अंतर है, ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त कर सकता है। जिसको कर देगा ब्लूटूथ तथा वाईफाई में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। हाल ही में समाचारों में आने वाला वाईफाई के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है? यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। यह एक बतौर प्रौद्योगिकी है
वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। इसके दोनों ही कथन सही है। लाइफाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में लाइफाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया था और इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों ही कथन लाइफाई के लिए गलत है। कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है उसे कहते हैं निकनेट। आभासीय निजी परिपथ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? तो ये निजी इंटरनेट पर बना परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? डाटा लिंक लेयर। तलाश है इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR देवनागरी में सॉफ्टवेयर सीडेक द्वारा संचालित। पहचान प्लेटफॉर्म आधार खुला ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API उपलब्ध कराता है। इसका क्या अभिप्राय है? इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है। पारितारिका आईरीस का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है। आईरिस आंख की बात कर रहा है। तो इसके दोनों ही कथन सही है। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है जिसे कहते हैं नयन। भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके किन के लिए विदित अधिदेशात्मक है? सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर डाटा सेंटर कॉर्पोरेट निकाय बॉडी कॉर्पोरेट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 डी। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त समानता निम्नलिखित में से कौन से लाभ दिए जाते हैं? यदि कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः संचालित करने में लगने वाली लागत। यदि वह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया तो नए कंप्यूटर की लागत। यदि साइबर बालतगरण साइबर एक्सटॉर्शन होना तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत। यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय से में बचाव करने के लिए वाली लागत। तो इसका कथन जो है वह कथन दूसरा गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 3 4। पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के कानूनी ढांचा प्रदान करता है यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया पुणे में। भारत में सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम है परम। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? विजय भाटकर। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? अनुपम। सुपर कंप्यूटर के शब्द लंबाई की परास होती है 64 बिट तक। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो इनमें सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर। साथियों आज की क्लास को हम यही पुनर्विराम देते हैं। आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद।